जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए रोज़ डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं। इस समय बिहार का जो टीचर का पेपर है, उस वजह से हम आपके लिए बिहार स्पेशल कुछ भी लेके आ रहे हैं। यूपी के जो पेपर हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट वगैरह के लिए आने वाला जो पेपर है यूपी में समीक्षा अधिकारी, और उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की भर्तियाँ भी निकलेंगी। उसके लिए हम आपको यूपी स्पेशल कुछ भी करा रहे हैं। और बिहार की भी बीपीएससी निकली हुई 69, और जो भी बिहार में टीचर्स की काफ़ी भर्ती निकली हुई है, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, ये सब वगैरह, तो इन सब के भी आपके काम आएगा बिहार वाला ये। और हम जीके कुछ लेके आते हैं। जीके के जो आपके चाहे बिहार का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, या फिर कोई भी अदर वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए काम आता है। और डेली करंट अफेयर तो आपके सारे एग्जामों में काम आता है। और जो जीके कुछ है वो एसएससी, रेलवे वगैरह में भी आपके काम आता है। टीचर्स भर्ती में भी, चाहे यूपी की हों या फिर जहाँ पे जीके पूछा जाता है, जीके या जीएस पूछा जाता है, उन सभी में काम आता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें और आपको यकीनन आपके काम की कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल को विजिट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और हमें हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर कमेंट भी करिएगा। आप हमें बता सकते हैं कि हम अपने चैनल को किस प्रकार और बेहतर बना सकते हैं, और आप हमें अपना सहयोग देते रहिएगा। हमारा वादा है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट, जैसे जैसे आपका सहयोग हमें मिलता जाएगा, हम आपको बेहतर कंटेंट और बेहतर वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और दोस्तों, हम आपके लिए फिर जैसे बोर्ड में क्लास चलाई जाती हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी सहयोग आप लोग करते रहिए, वो भी समय आएगा जब हम बोर्ड पर क्लास भी चलाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आज बीपीएससी का जो 6वां क्विज है वो कर रहे हैं। इससे पहले हम बीपीएससी के 5 क्विज करा चुके हैं। आप जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। बिहार स्पेशल जीके क्विज नाम से प्लेलिस्ट है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारी लगभग सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो उस पर उसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन करा रहे हैं आज के बिहार स्पेशल जीके का। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो जो अपनी राजधानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को बनाया, इनमें से जो ऑप्शन दिया, इनमें से किसने बनाया था? इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। लेकिन अगर यहाँ पे उदयन दिया होता तो हम उदयन पे टिक करते। क्यों? क्योंकि उदयन ने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी और उसे फिर अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित किया था। लेकिन यहाँ पर उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य पर हम टिक करेंगे। इसे याद रखिएगा, गलती मत करके आइएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो अगर मौर्य काल में आप शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र की बात करेंगे तो मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आप जानते ही होंगे कि जो आचार्य चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आचार्य चाणक्य, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही शिक्षक थे, आचार्य थे। ठीक है, तो और चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक भी थे। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो हम बताएंगे तक्षशिला था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आप सभी जानते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है जो राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है, और कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है और इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ऐसे नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों अलग अलग हैं, तो ये तीनों एक ही के नाम है। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसे कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? उसे विभाजित किया गया है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है उसे। ये 16 की जगह 15 कर लीजिए, तो 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। इसके अलावा 15 अधिकरणों के अलावा 150 अध्याय, 180 उपविभाग और 6000 श्लोक हैं। क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 उपविभाग और 6000 श्लोक हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है और चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण कहा गया है, ये किसमें है?
ये विशाख दत्त ने अपने ग्रंथ में किया। विशाख दत्त के कौन से ग्रंथ में कहा गया है? ये विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये प्रश्न जो लिखा हुआ ये, और दूसरा बनेगा कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी, तो हम बताएंगे विशाख दत्त ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। मगध में मौर्य वंश की शासन की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आप सभी जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसको हराकर? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। और ये मौर्य वंश चलता है 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक ये चलता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब की थी अगर पूछा जाए तो 322 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो आप जानते हैं सिकंदर महान, इनका कार्यकाल मतलब कब था? इनका काल 356 से 323 बीसी तक इनका जो था इनका कालक्रम माना जाता है। सिकंदर महान या अलेक्जेंडर भी नाम कहते हैं। ये कहाँ का था? मकदूनिया का शासक था। ठीक है, सिकंदर। तो इसके समकालीन कौन था? इसके समकालीन था घनानंद। महापद्म नहीं, नंद नहीं, घनानंद। घनानंद का कार्यकाल कब माना जाता है? लगभग ये 324 ईसा पूर्व को जगह 326 ईसा पूर्व भी माना जाता है। तो 326 से 323 ईसा पूर्व मान लेते हैं, तो भी सिकंदर के समकालीन कौन रहेगा? घनानंद ही रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया था? अभी हमने आपको बताया कि नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य में किसकी नींव डाली थी? मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक किसका शासनकाल रहता है? यहाँ पर मौर्य वंश का शासनकाल रहता है। मौर्य वंश के बाद फिर कौन आता है? शुंग वंश आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? तो मगध के सम्राट ने किसने स्वयं को एक राट कहा है? तो एक राट की जो उपाधि ली थी वो ली थी महापद्म नंद ने। याद रखिएगा, किसने? महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि ली थी। इसके अलावा ये उग्रसेन नाम से भी फेमस था। किस नाम से फेमस था? उग्रसेन नाम से भी प्रसिद्ध था। कौन? महापद्म नंद। नेक्स्ट पर चलते हैं। महापद्म नंद जो है घनानंद के पहले शासक रहता है मगध का। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि महापद्म नंद के पास अकूत धन दौलत थी, इसलिए इसका नाम महापद्म रखा गया है। महापद्म इसलिए रखा गया क्योंकि जब गिनती गिनते हैं तो महापद्म जो हिंदी गिनती में रहता है उसमें महापद्म काफ़ी बड़ी संख्या मानी जाती है, तो महापद्म इसलिए इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में जिसका उल्लेख किया गया वो किया गया है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक के बारे में आप सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद इनका जो था इनका हृदय परिवर्तित होता और ये फिर धम्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। तो सम्राट अशोक के यदि शासन की बात कही जाए तो ये 269 बीसी से 232 बीसी तक, मतलब 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल रहता है। अशोक के बाद जो आता है फिर इनका पुत्र दशरथ इनके बाद शासनकाल में आता है, मतलब राजा बनता है। और अगर अशोक के नाम की बात की जाए तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन कहा गया है। ये पूछे जाते हैं प्रश्न, तो याद रखिए, ध्यान से सुनिए, जरूरत पड़े तो दोबारा भी सुनिएगा। तो अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। और भाब्रू अभिलेख है एक, कौन सा अभिलेख? भाब्रू अभिलेख। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाब्रू अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? तो भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? मगध का राजा। भाब्रू अभिलेख में किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। इसके अलावा अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी जो भाषा पढ़ी है सबसे पहले, तो वो किसने पढ़ी है? जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने पढ़ी थी, और ये कब पढ़ी थी? 1837 ईस्वी में। और अशोक के अगर शिलालेखों की बात करें तो 14 दीर्घ शिलालेख मिलते हैं अशोक के। और 14 दीर्घ शिलालेखों में यह भी पूछा जाता है कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति कौन से शिलालेख में
अशोक की मिलती है, तो ये 5वें शिलालेख में मिलती है। 5वें शिलालेख में क्या मिलती है, धर्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। इसके अलावा अगर 8वें शिलालेख में कहा जाए तो 8वें शिलालेख में कहा गया है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, 8वें शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। किसकी यात्रा की, बोध गया की यात्रा की थी। इसके अलावा अगर कलिंग युद्ध के बारे में, वर्णन के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो धम्म के रास्ते पर चलने लगता है, बौद्ध धर्म ग्रहण करके। और एक बात और आती है कि बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित किसने किया, तो उपगुप्त ने दीक्षित किया था। हालांकि अशोक प्रभावित दूसरे से हुआ था, लेकिन दीक्षा की बात की जाए तो अशोक ने उपगुप्त से दीक्षा ली थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। और हाँ, एक और स्तंभ लेख के बारे में वर्णन करेंगे कि एक और स्तंभ लेख जो बिहार में पाया गया है उसका नाम है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख का मतलब स्तंभ लेख है। ये स्तंभ लेख जो है वो बिहार के चंपारण जिले में पाया गया है। बिहार के चंपारण जिले में कौन सा अभिलेख पाया गया है, लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख पाया गया है, जो एक स्तंभ लेख है और इस पर मोर का चित्र अंकित है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है, तो गुप्त वंश के जो शासक है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। और समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था, 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल था। कब से कब तक था, 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, किसका, समुद्रगुप्त का। तो जो भारत के नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को कहा गया, और समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था 335 से 375 ईसा पूर्व तक था। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, और चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो समुद्रगुप्त का पुत्र था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता था, लीजिए आ गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था, विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का अगर शासनकाल देखा जाए तो 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल कब से कब तक रहता है, 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन रहता है। तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियों के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य तो उपाधि धारण ही की थी, इसके अलावा भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। किसकी, भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर पुत्र की बात की जाए तो जो उसके बाद राजा बनता है उसका नाम रहता है कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और इसकी पुत्री रहती है जिसका गुप्त वंश में एक महत्वपूर्ण योगदान है, उसका नाम रहता है प्रभावती गुप्ता। ठीक है, प्रभावती गुप्ता इसकी पुत्री रहती है चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात की जाए तो सांची एक अभिलेख मिला है, सांची में अभिलेख मिला है, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है, देवराज या प्रवरसेन कहा गया है। क्या कहा गया है, देवराज या प्रवरसेन कहा गया है सांची अभिलेख में, किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल कहते हैं। गुप्त साम्राज्य का क्या कहते हैं, स्वर्णकाल। और संभवतः इसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और दिल्ली में एक मेहरौली का लौह स्तंभ जो है उसमें चंद्र नाम से अंकन किया गया है, चंद्र नाम का अंकन किया गया है। वो संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए ही अंकन किया गया है, ऐसा विद्वान मानते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया था, विक्रमी संवत चलाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही
फाह्यान नहीं, फाह्यान जो चीनी यात्री रहता है वो भारत आता है। तो फाह्यान का समय काल कितना रहता है भारत आने का? 400 से 411 ईस्वी। और ये किसके समय पे आता है? ये आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि फाह्यान किसके समय में आए, तो बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। वैसे ही एक ह्वेनसांग रहते हैं, तो ह्वेनसांग किसके समय आते हैं? ह्वेनसांग आते हैं हर्षवर्धन के समय। आप जानते हैं कि समय समय पर विदेशी यात्री आते रहे हैं और भारत के बारे में अध्ययन और भारत के जो ग्रंथ हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को देखने के लिए और भारत में घूमने विद्या अध्ययन के लिए समय समय पर आते रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के पश्चात जो राज्य स्थापित हुआ था वो था शुंग वंश का। तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वह बृहद्रथ, उसे 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर पुष्यमित्र शुंग किसकी स्थापना करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है। और शुंग वंश कब से कब तक चलता है? 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक चलता है शुंग वंश। तो प्रथम शासक और संस्थापक कौन था शुंग वंश का? पुष्यमित्र शुंग था। और जो अंतिम शासक की अगर बात की जाए तो देवभूति था। अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। और पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था जिसे अग्निमित्र कहते हैं। इसने ये पुष्यमित्र शुंग के बाद राजा बनता है। और जो कालिदास ने एक मालविकाग्निमित्रम नाम से जो ग्रंथ लिखा हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा कि मालविकाग्निमित्रम नाम से ग्रंथ लिखा हुआ कालिदास ने, वो अग्निमित्र के ऊपर ही लिखा हुआ है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें मालविकाग्निमित्रम में। और शुंग वंश के जब अंतिम शासक देवभूति की हत्या हो जाती तो उसके बाद कण्व वंश का शासन आता है। किसका आता है? कण्व वंश का शासन आता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अगर अशोक के अभिलेखों के बारे में बात की जाए तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के अगर अभिलेखों की भाषा की बात की जाए तो प्राकृत, यूनानी और अरमाइक भाषा में इसके अशोक के अभिलेख मिले हैं। और अशोक की जो प्राकृत भाषा के अभिलेख हैं वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। तो ब्राह्मी के जो अभिलेख हैं उन्हें सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, इसे याद रखिएगा। 1837 ईस्वी में ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। किसको कहा गया? अशोक को मगध का राजा कहा गया है। किसमें? भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। ये जो भाब्रू अभिलेख मिला, ये कहाँ पर मिला? वैराट राजस्थान में ये भाब्रू अभिलेख मिला है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र में भूमि के प्रकारों को वर्णन किया गया था। तो इसमें जो सीता भूमि थी इसका क्या अभिप्राय है? तो इसमें जो सीता भूमि अभिप्राय है, ये जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि थी उसे क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। इसे याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही हो, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे इस चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैंड्रोकोट्स से समुद्रगुप्त की क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो अगर सैंड्रोकोट्स के बारे में कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ये की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने ये पहचान की थी कि ये जो सैंड्रोकोट्स यूज किया गया है ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया गया है। और ये जो सैंड्रोकोट्स कहा किसने था? यूनान का लेखक एक था, यूनानी लेखक जस्टिन था। यूनानी लेखक जो जस्टिन था उसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोट्स नामक शब्द का यूज किया। किसका? सैंड्रोकोट्स नामक शब्द का यूज किया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो इसकी जो पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। और सैंड्रोकोट्स कहा किसने था चंद्रगुप्त मौर्य को? जस्टिन नामक यूनानी लेखक ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह स्रोत नहीं होता, वह स्रोत होता है। हमने आपको पढ़ाई है वर्तनी शुद्धि, तो याद रखिए कि वह स्रोत, ऐसे स्रोत लिखा जाता है, ना कि ऐसे। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वह है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वो इंडिका है।
इंडिका किसने लिखी है? इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। और मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज यूनान के राजा जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत था, जो कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। और वो अपना जानकारी के अनुसार इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र का जो प्रशासन रहता है उसके बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में भांगर मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? अगर बिहार में भांगर मिट्टी की बात की जाए तो बिहार में भांगर मिट्टी के लिए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में ज़्यादातर बिहार में भांगर मिट्टी मिलती। कौन सी? भांगर मिट्टी जो है बिहार में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो बिहार राज्य में अगर सबसे लंबा रेल पुल की बात की जाए तो ये कहाँ पे बना हुआ है? ये सोन नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? सोन नदी पर बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल बना हुआ है। सोन नदी पर बने हुए इस पुल का क्या नाम है? जवाहर सेतु इसका नाम है। क्या नाम है? जवाहर सेतु जो है वो बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल है जो सोन नदी पर बना हुआ है। और ये कितने किलोमीटर का है? ये 3 किलोमीटर लंबा पुल है, याद रखिएगा, 3 किलोमीटर लंबा पुल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? 17% जो है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17% भाग वनाच्छादित है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है, तो 17% भाग वनाच्छादित है। दोस्तों हमने आपको बिहार के पहले जो राज्यपाल बताए थे वो आर दिवाकर बताए थे। तो पहले राज्यपाल आर दिवाकर नहीं है। पहले राज्यपाल जो हैं जो स्वतंत्रता के बाद पहले राज्यपाल थे वो थे जयराम दौलत राम करके थे। वो हमने आपको पिछली जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में हमने आपको पिन कर दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जयराम दौलत राम करके जो थे वो बिहार के पहले राज्यपाल थे। और श्री कृष्ण सिंह जो थे उन्हें बिहार के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो अगर निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर, पंजाब केसरी। तो इनमें से किसका होता था प्रकाशन पटना से? द इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था, याद रखिएगा। द इंडियन नेशन का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से होता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन हैं? तो अगर बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलों की बात की जाए तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं और मक्का जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। कौन सी? चावल, गेहूं और मक्का, ये बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में अगर ये पूछा जाए किस नदी से पानी आता है तो हम बताएंगे गंडक नदी से आता है। और गंडक नदी के बारे में अगर बात की जाए कि इसके उद्गम स्थान कहाँ हैं तो इसका उद्गम स्थान नेपाल सीमा के पास धौलागिरी के उत्तर में गंडक नदी का उद्गम स्थान है, याद रखिएगा। तो त्रिवेणी नहर में कहाँ से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं? मतलब अमरकंटक से इनका उद्गम है, अमरकंटक नामक क्षेत्र से निकलती हैं। तो पहले तो अमरकंटक के बारे में जान लेते हैं। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक नगर है अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक नगर है अमरकंटक। और अमरकंटक से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो अमरकंटक से निकलती हैं नर्मदा और सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? स्रोत ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। तो बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में संपत्ति का अगर मुख्य स्रोत की बात की जाए तो कृषि जो है बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर हम टिक करेंगे अगर आता है ये क्वेश्चन तो देखकर, जिसमें कृषि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सी कह दिए तो सी पर ही आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना व्यय किया जाता है? तो बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों को वेतन और पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का लगभग 46% व्यय किया जाता है, याद रखिएगा, लगभग 46% व्यय किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो बिहार में जब पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, एक कब प्रस्तुत किया गया? 2006 से लेकर 2006-7 में कुल मिलाकर प्रस्तुत किया गया। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी द्वारा। तो सुशील मोदी द्वारा 2006-7 में बिहार राज्य का पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति न्यूनतम आय वाला राज्य है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति न्यूनतम आय वाला राज्य है। आप जान रहे हैं कि बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा राज्य होगा न्यूनतम आय वाला? तो यहाँ पे बिहार ही हो जाएगा, लेकिन पेपर में आपको नहीं पता चलेगा। तो याद रखिएगा, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो हम ऑप्शन कर देंगे, टिक करेंगे बिहार पर। तो दोस्तों आज का ये बिहार का जो क्विज नंबर 6 था ये पूरा होता है। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, आपको बिहार से संबंधित ये 6 क्विज मिल जाएंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्विज लेकर अपना नेक्स्ट डे पर आएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हम कैसे बेहतर तरीके से और वीडियो वगैरह बना सकते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, हम आपके लिए बेहतर कंटेंट, बेहतर वीडियो क्वालिटी के साथ उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।